फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एडू फिजिक्स हिंदी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव होगा जिसके कारण निरक्षीय स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके पहले वीडियो में यानी एपिसोड नंबर 5 में हम पढ़े थे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका डेरिवेशन किए थे जब हमको मिला था E बराबर 1/4πε0 2p/r³। अब इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव के कारण बात की जा रही है तो हमारे पास क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव होगा। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर पॉइंट ए है जहां पर प्लस q आवेश है और यहाँ पर एक पॉइंट है बी जहां पर माइनस q आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? तो 2l। क्यों 2l है? क्योंकि यह एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। अब देखिए हमें क्या करना है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय का मतलब होता है ये मान लीजिए अगर x अक्ष है, इसके अलावा कहीं भी ये हो गया अक्षीय और ये हो गया निरक्षीय। इधर ऊपर या नीचे कहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसे बोलेंगे निरक्षीय। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस P पर ज्ञात करनी है तो हम आपको बताए थे जहां पर चेक करना है वहीं पर हम टेस्टर लगाएंगे, यानी कि टेस्टिंग चार्ज Q0। क्या लगाएंगे? Q0। तो ये माइनस वाला इस Q0 कैसा होता है? प्लस होता है। इसको क्या करेगा? अपने तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं E1। और ये जो प्लस वाला है इसको क्या करेगा? अपने से क्या करेगा? दूर हटाएगा। क्या करेगा? इसको दूर हटाएगा। ठीक है, अब ये दूर हटाएगा तो इसका नाम देते हैं हम E2। ठीक है, ये दो प्रकार से बल लगेंगे। अब देखिए ये दोनों बल लगेंगे तो भाई आप बोलेंगे ना सर एक का दिशा अलग है, एक का दिशा अलग है, तो अब क्या होगा? तो समझिए जब एक दूसरे 180 डिग्री पर होता है, जब लगने वाला बल 180 डिग्री पर होता है तो वहां पर हम प्लस माइनस कर लेते हैं सिंपल। लेकिन जब किसी एंगल पर होने लगे तो वहां पर हम लोग cos थीटा sin थीटा का यूज कर देते हैं, यानी इसका लंब समद्विभाजक करते हैं। समझिएगा कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए आप लोग देखे होंगे अगर आप लोगों का कच्चे का घर होगा तो कच्चे के घर में एक बरेड़ होता है। क्या होता है? बरेड़, जिसका सारी लकड़ियों का सपोर्ट होता है। बीचों बीच घर के बीचों बीच एक मोटी सी लकड़ी होती है जिसके ऊपर कई पतली पतली लकड़ियां लगी होती है। तो जो मोटी सी लकड़ी होती है उसको बरेड़ बोलते हैं। तो वो जो लकड़ी चढ़ाना होता है, समझिए बीच में चढ़ना होता है, उतना वजनी होता है, मोटा होता है, कोई एक लोग उठा के रख नहीं सकते। तो उसे दीवार पर कैसे चढ़ा दे? तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग, अपने पिताजी से पूछिएगा वो बताएंगे कि क्या किया जाता है कि कुछ लोग उसे रस्सी से बांध लेते हैं। क्या करते हैं? रस्सी से बांध लेते हैं और दीवार के पर होकर के जो दोनों साइड दीवार होते हैं उस पर से खींचते हैं। तो जब दोनों साइड दीवार से इक्वल फोर्स लगा के खींचते हैं तो वह बीच से आता है। जैसे ये समझिएगा ये आपका ये वाला हिस्सा दीवार हो गया, नीचे वाला हिस्सा दीवार हो गया और हमको इस बार लाना है। तो जब ऐसे खींचा जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो है इधर आएगा। किधर आएगा? इधर आएगा। ये होगा आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। सर वो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए समझेंगे, पहले थोड़ा सा माना जना कर लेते, इसके बाद उसके आगे हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बात और, तो यहाँ इस दो द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O होगा और जहां पर हमें चेक करना है उसके बीच की दूरी कितनी होती है? R होगी। तो सबसे पहले हम माना जरा करेंगे तो लिखेंगे माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु
मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, क्या ए भी एक बिंदु बिंदु है जिसका मध्य बिंदु ओ है, यानी कि इधर की दूरी आधी हो जाएगी यल और इधर की दूरी आधी हो जाएगी। अब इस द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में क्या लिखेंगे, इस द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में नहीं, निरक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, और कहां पर, बिंदु पी पर। इस्तेमाल आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, क्या करनी है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इतना माना जाना काफी। इसमें जो ये डेरिवेशन है इसमें बहुत ज्यादा लिखना है। आप लोग चिंता मत करिएगा, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे फर्स्ट कमेंट में हमने ऐप का लिंक पिन कर दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्री सेक्शन में जा करके वहां पर 5 मार्क बूस्टर सीरीज मिलेगा, वहां से आप नोट्स पा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा इरेज करना पड़ेगा, बस आप लोग पेशेंस रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो याद करनी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या आती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें दोनों आवेश के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो हमें Q से P के बीच माइनस Q से P के बीच की दूरी नहीं पता। चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज में देखिए ए ओ पी का यूज करेंगे, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये बराबर है, यहाँ पर 90 का कोण बना। आई बात समझ में? तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारा एपी है, एपी वो बराबर है पीबी के, पीबी। ये सुनिए, अब हम एक त्रिभुज को उठाएंगे, त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज पी ए ओ लिख लेते हैं, पी ए ओ, त्रिभुज पी ए ओ सॉरी पी ए ओ में जब लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 90 का कोण बन रहा है। तो इसमें हम इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको हम क्या बना सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं, जिसको हम लंब बोल सकते हैं, और इसको हम आधार बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या लगाएंगे, में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ध्यान समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा एपी, कर्ण क्या है, एपी बराबर लंब क्या है, तो लंब सर आर है, आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, देखो यहां से हम, क्योंकि हम इसी त्रिभुज की इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इधर की नहीं, इधर की, इधर की दूरी कितनी है यल, तो हो जाएगा यल का स्क्वायर। हमारे पास एपी का स्क्वायर मिल गया, देखिए हमको निकालना क्या है, एपी निकालना है। तो इसके लिए हम एपी जब निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा कर्डी, आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लेकिन एपी जो है पीबी के बराबर है, तो लिखेंगे एपी बराबर पीबी बराबर कर्डी में आर स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा। यानी ये जो दूरी है और ये जो दूरी है कितनी हो गई, कर्डी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए, अब एक एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो सबसे पहले करेंगे क्या, करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। अब क्यू आवेशिका देखिए कौन सी तीव्रता होगी, E2 हो जाएगी, ठीक ना। तो पहले हम माइनस वाला लगा लेते हैं, पहले E1 निकाल, माइनस क्यू आवेशिका, ठीक है। तो E1 हो जाएगा, E1 बराबर कितना हो जाएगा, तो हमने बताया था आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर क्या होता है भैया, मेन फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। तो यहां से E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R²। R क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। R क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ, इसका बात करें तो एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश वहां पर है। तो इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, R² प्लस L²। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ली में R² प्लस L² का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो कर्ली गायब हो जाएगी, यानी कि E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर बात। उसी तरह से E2 भी निकालेंगे तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आपको बोर्ड की एग्जाम में कॉपी लिखनी है उसी तरह से हम लिख रहे हैं, डिक्टो आपको ऐसे ही छाप देना है। बस अंतर कितना रहेगा कि जो हम साइड में लिख रहे हैं आपको उसके नीचे लिखते जाना बस। बाकी आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स में जैसे बोर्ड में लिखना है वैसे ही आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/। अब देखिए ये दूरी और ये दूरी दोनों दूरी बराबर है, तो यहाँ पर भी दूरी वही हो जाएगी R² प्लस L² का रूट का होल स्क्वायर। वर्क कर देंगे तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। समीकरण नंबर, उम्मीद करते हैं यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर E1 मान हमें पता चला, E2 का मान हमें पता चला, दोनों मिलाइए तो जो RHS साइड है एकदम मान डिक्टो है, यानी दोनों का परिमाण जो है समान है, लेकिन दिशा क्या है, विभिन्न है। जब दिशा विभिन्न होगी तो वहां पर वेक्टर लॉ से हम लोग जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, वेक्टर लॉ क्यों लगाएंगे सर, तो वेक्टर लॉ इसलिए लगाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह एक सदिश राशि है, और जब दो सदिश होंगे तो इनको जोड़ने के लिए सदिश का नियम लगाओ। तो सदिश का नियम कहता है कि जब दो चीजें की दिशा, दो लोगों की दिशा अलग होगी, उसका क्या करो, विभाजन करो। इसको इस तरह से ड्रा करेंगे एक लाइन। अब जो हमारा E1 है, E1 का सदिश वियोजन करेंगे, एक आएगा क्षैतिज घटक, एक आएगा ऊर्ध्वाधर। ये है आपका, इधर वालों को हम बोलते हैं क्षैतिज, क्या बोलते हैं, क्षैतिज। और नीचे को और ऊपर को, यानी जो 90 डिग्री पर जाएगी, ई के दिशा में जो होगी वो क्षैतिज कहलाएगी, जो ऊपर या नीचे 90 डिग्री पर जाएगी उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। तो E1 का जब हम लोग क्षैतिज घटक करेंगे, क्षैतिज वियोजन करेंगे तो आएगा E1 cos थीटा, ठीक है। क्या आएगा, E1 cos थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा उसके बाद वाला यानी ये वाला आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, E1 sin थीटा। उसी तरह से E2 का जब वियोजन करेंगे तो क्षैतिज घटक आएगा E2 cos थीटा, ठीक है। और ऊपर वाले का आएगा E2 sin थीटा, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो बता दीजिएगा, स्पेशली एक वीडियो इसका बना देंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे एप्लीकेशन यूजर के लिए एक सुविधा है, हमारे ऐप पर जाइए, वहां पर एक हेल्प बटन है, ठीक है। हेल्प बटन पर जाएंगे
तो वहां से हम हमारे व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हो जाएंगे, वहां पर डायरेक्ट हमसे अटैच हो जाएंगे। जल्दी ही हम एक नया चीज कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे जितने भी यूट्यूब पर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी बच्चे हमसे जुड़ सके, और हर संडे को हम लोग वीडियो कॉल पर एक दूसरे का डाउट सॉल्व कर सके। जल्दी इस पर बात करेंगे। अगर आप लोग राजी हैं तो कमेंट करें। जब 100+ कमेंट आने लगेंगे तो उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि संख्या थोड़ी होनी चाहिए, ताकि ग्रुप डिस्कशन किया जाए, जिसका बेनिफिट मिला है, जिसकी जो भी समस्या होगी उसको हम लोग वहां पर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझा। तो इसके बाद हमको कुछ लिखना है, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इधर का हम मिटा देते हैं, महाराज जना इधर का मिटा देते हैं। E1 व E2, देखिए दोनों का मान समान है तो लिखेंगे परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है। E1 व E2 क्या है? परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, इसलिए इनका क्या करेगा? सदिश वियोजन किया जाएगा। इसलिए इनका सदिश वियोजन करने पर, अब सदिश वियोजन करेंगे तो E1 का और E2 का अलग अलग चीज आएगा। तो E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा प्राप्त होता है। E1 का जब हम लोग वियोजन करेंगे तो क्या मिलेगा? E1 थीटा आपका क्षैतिज हो गया और E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर हो गया। उसी तरह से E2 का करेंगे तो E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा व ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा प्राप्त होता। ठीक है, E2 sin थीटा प्राप्त होता है। इतना क्लियर है? अब देखो, अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों की दिशा सेम है, तो दोनों जुड़ सकते हैं। तो लिखेंगे E2 cos थीटा, पहले E1 लिखते हैं, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परिमाण में, थोड़ा सा अभी एक थोड़ा सा और चीज है, ध्यान दिया। यहाँ पर देखिए E1 sin थीटा नीचे की ओर है, E2 sin थीटा ऊपर की ओर, दोनों का मान बराबर है, इसलिए यह एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। तो लिखेंगे E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है सर। E1 sin थीटा एक दूसरे को खत्म कर दे रहा है, क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इधर 10 मीटर का बल लग रहा है, इधर भी 10 मीटर का बल है, तो हम किधर जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, रुके रहेंगे। लेकिन
E2 cos थीटा क्या हो रहा है, एक इधर खींच रहा है तो दूसरा भी इधर ही खींच रहा है, तो हमको दूना रफ्तार से जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे E2 सॉरी E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परिमाण परिमाण व दिशा में समान है, अतः ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। चलो भाई ये जुड़ जाएंगे तो तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कि माना E है, हमने पहले लिख दिया E बराबर। अब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E बराबर हमारा हो जाएगा E1, देखिए यहां पर है E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। cos थीटा है, लेकिन E1 और E2 का मान हम पहले से निकालेंगे। एक बार आप लोग मान ध्यान दीजिए, हमें तो पता है तो हम वहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका, तो समीकरण 1 व 2 का मान इसको बना लेते हैं समीकरण 3 और 3 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना था, E1 का मान था 1/4 पाई sin नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा है तो cos प्लस E2 का मान कितना था 1/4 पाई sin नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा है तो cos। बट बेटा ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो इस दोनों को एक में लिखकर 2 से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 2 इंटू 2 बार है तो 2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए सब कुछ तो हो गया, लेकिन एक चीज अभी बीच में आ रहा है cos थीटा। अब cos थीटा को लगाने के लिए, खत्म करने के लिए फिर देखेंगे त्रिभुज PAO पुनः त्रिभुज PAO। अब यहाँ पर cos थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं थीटा, यहाँ भी थीटा एंगल है, यहां से लगेगा cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर दान बटे कका से, तो आधार बटा कर्ण। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सर आधार कितना है L, कर्ण कितना है, अब देखो कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा है यहां पर ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। याद रखिएगा कर्डी जब हम लोग हटाते हैं उसके स्थान पे पावर में 1/2 आता, यानी कि कर्डी का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहां से हो जाएगा cos थीटा बराबर यल बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घात में 1/2। इसको बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 5। देखिए हम समीकरण का सहारा बहुत ज्यादा लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने
बहुत ध्यान से समझिएगा और कोई ज्यादा बचा नहीं है। ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 था रहने देंगे, 1/4π रहने देंगे, क्यू था रहने देंगे और बट्टे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था इसको भी रहने देंगे। लेकिन कॉस थीटा के जगह पर ये इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे, यल बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर में 1/2 और यहाँ पर पावर में कितना है 1। ठीक है, अब एक रूल होता है मैथ में, जब बेस सेम हो कोई चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, अगर 2 पावर n है इंटू 3 पावर 2 पावर m है, तो जब नीचे वाला गुणा में हो बेस सेम हो तो ऊपर वाला आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो यहाँ पर बेस सेम हो गया तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहां से ई बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4π क्यू और एल आपस में गुणा हो जाएंगे, क्यू एल बटे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए यहां से 1 और इसका घात 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो पार में आएगा 3/2, क्या आएगा 3/2। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और चित्र का भी काम हो गया है तो हम चित्र को मिटाकर इस साइड में सॉल्व कर देते हैं, फाइनल आंसर ला। तो ई बराबर 2 इंटू 1/4π, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्यू एल था क्यू एल बटे, एक बार उतार लेते हैं इसको। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2। अब जैसे इसके पहले वाले डेरिवेशन में बताए थे कि जो आर होता है बहुत बड़ा होता है यल के, तो लिखेंगे चूंकि आर ग्रेटर देन यल, इसलिए आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, जितना मर्जी जितना लगा लीजिए यल स्क्वायर, कोई काउंटिंग नहीं, अपने हिसाब से जितना मर्जी लगा लीजिए। अतः यल स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने। अब जब यल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारा ई का मान कितना है, ई बराबर 1 देखिए 2 कभी नहीं लिख रहे, इधर लाएंगे 4π 2ql बटे आर स्क्वायर, यल स्क्वायर खत्म हो गया तो घात में आएगा 3/2। अब घात का घात से क्या होता है, गुणा, घात का घात से क्या होता है, गुणा। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4π 2 की यल को लिखते हैं पी, क्योंकि पी बराबर 2 की यल। अब 2 का 3/2 से गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बटे में आएगा आर की। इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, और यहां से पी बराबर लिख लेंगे 2q। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।